सर व्हाट इज द रोल ऑफ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट इन पैरा एथलीट्स? उनके बारे में कोई बात नहीं करता है। पैरा एथलीट इंडिया के अंदर जो है वो एक अनकल्टिवेटेड जो है लैंड है जिस पे बहुत सारा काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या ऐसे बोला जाता है कि यू वियर दिस टाइप ऑफ शूज सो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स विल बी लेस। और इनका प्रिवेंशन यही है कि यूजुअली बहुत सारे ऐसे शूज़ रहते हैं जो स्पॉन्सर्ड रहते हैं जो खिलाड़ी के अनुरूप डिज़ाइन किए जाते हैं। बेसिकली सर स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट इज द टर्म इन विच प्लान ऑफ एक्शन एट अ सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली जब ऑन फील्ड कोई फिजियोथेरेपिस्ट रहता है, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी की बात करें हम, तो हमारे पास बहुत कम समय रहता है रिहैबिलिटेशन करने का या प्रिवेंटिव मेजर्स देने का। सर जो इंजरी के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट बुक्स में लिखे होते हैं वो एथलीट्स प्रॉपरली फॉलो करते हैं? एथलीट्स को बताने वाले कौन है? किताब का नॉलेज उन तक पहुंचाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो वीडियोज़ या इस सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वो कुछ चीज़ें पता करते हैं, बहुत सारे लोग किताबों से पढ़ते हैं, लेकिन पेन, इंजरी, रिकवरी, 3 वर्ड्स बट पूरी लाइफ इनके बीच अटकी हुई होती है। एथलीट्स हो या वर्किंग प्रोफेशनल, जब बॉडी बोलती है तो उसे सुनना जरूरी है। टुडे वी ब्रिंग मूवमेंट ओवर मेडिसिन्स, रिकवरी ओवर रेस्ट, परफॉर्मेंस हीलर, अ मैन हु डजंट जस्ट ट्रीट पेन, he teaches your body how to win again. This is not a podcast, this is a reset for your brain. Let's start. Please welcome our today's guest, Dr. Neeraj sir, a sports physiotherapist. Sir, it's a very honor to have you here. आप हमारे दर्शकों को बताइए कि एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट क्या होता है? एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट डोमेन का जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड एक इंडिविजुअल होता है या होना चाहिए बेसिकली। और चूँकि उसे बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ जीवन में आने वाली हर एक प्रॉब्लम्स, चाहे वो अनसक्सेसफुल हो या सक्सेसफुल, जो बातें हैं वो सारी उसी के साथ भी जो है उसको भी उस सब चीज़ों से गुज़रना रहता है। तो बहुत ही स्मार्ट एविडेंस बेस्ड अपडेशन जो है उस फिजियोथेरेपिस्ट में जो है ना बहुत ज़रूरी रहता है। और अगर वो खिलाड़ी हो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, या अगर वो खेल को चाहने वाला हो तो उसके लिए इंजरी, उसके लिए प्रिवेंशन, उसके लिए रिकवरी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाती हैं। और एट द सेम टाइम रेगुलर अपडेशन अगर वो अपने नॉलेज पे करता है, आर्टिकल्स पे काम करता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स देखता है, तो किस तरह से इंजरीज़ पे वो कमांड कर सकता है और किस तरह से जो एडवांस टेक्नीक्स जो हैं, अभी लेटेस्ट जो ट्रेंड्स चल रहा है, परफॉर्मेंस एनालिसिस अगर हम बात करें या फिर हम कैलिस्थेनिक्स की बात करें, अगर हम प्लायोमेट्रिक्स की बात करें, हम पिलाटेस ट्रेनिंग्स की बात करें, तो इन सभी में जो है वो पूरी तरह से स्मार्टली वर्क करें और खिलाड़ी की इंजरी को मतलब होने ही ना दें मेनली। बेसिकली सर स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट इज द टर्म इन विच प्लान ऑफ एक्शन एट अ सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि वो कितने जल्दी रिएक्ट करते हैं एक इंजरी को लेकर, क्योंकि एक स्टेडियम जैसी जगह पे टाइम नहीं रहता है कि वो सोचे और फिर रिएक्ट करे, तो उनके पास एक प्लान ऑफ एक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्पेशली ऑब्वियसली जब ऑन फील्ड कोई फिजियोथेरेपिस्ट रहता है, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी की बात करें हम, तो हमारे पास बहुत कम समय रहता है रिहैबिलिटेशन करने का या प्रिवेंटिव मेजर्स देने का। तो कितने नए प्रोटोकॉल्स आप डेवलप कर रहे हैं ऑन फील्ड, कितनी प्रैक्टिस बेस्ड एविडेंसेस के माध्यम से आप जो है वो उस इंजरी को ट्रीट कर रहे हैं, या कितने एक्सपेरिमेंटेशन आप कर रहे हैं ऑन फील्ड जिसके कारण इंजरी का जो रेट है या इंजरी का जो प्रोग्रेशन आप कम से कम कर सकें, उस पे थोड़ा-सा फोकस रहना ज़रूरी है। सर क्या कभी ऐसा होता है कि ऑन ग्राउंड चल रहे हो तो कुछ एक्सपेरिमेंट हो सकता है उसमें? बिल्कुल हो सकते हैं, जैसे हम पुलिस प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ करते हैं इंजरी प्रिवेंशन में, क्या होता है ये? जिसमें रहता पूरा रेस्ट प्रोटोकॉल जैसा ही है, और इसमें रेस्ट रहता है मतलब पी से प्रिवेंशन एंड जो हमारा ओएल है जो है ऑप्टिमल लोडिंग जो है हम लोग कराते हैं। और जैसे एंकल स्प्रेन होता है, 1 डिग्री एंकल स्प्रेन होता है ऑन फील्ड, तो हम ऑप्टिमल लोडिंग मतलब बैलेंस एंड प्रोप्रियोसेप्शन एक्सरसाइजेस उस एथलीट को कराते हैं, तो उससे हमें काफ़ी जो है वो इम्प्रूवमेंट मिलता है। बहुत सारे हमने देखा है कि वो प्रिवेंट करते हैं इस तरह की ऑप्टिमल लोडिंग को। उनको डर लगता है कि यार कहीं पेन बढ़ तो नहीं गया या इससे कुछ और स्वेलिंग तो नहीं बढ़ जाएगी, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम देखते हैं कि अगर पेन नहीं है तो हम इस तरह के ऑप्टिमल लोडिंग पैटर्न जो है एक्यूट इंजरीज के अंदर
अगर कराते हैं तो हमें बहुत अर्ली जो है वो इंटरवेंशंस दिखने को मिलता है। सर, आप एक एथलीट रह चुके हैं ना हाँ जी, हाँ जी। बेसबॉल में, राइट? यस, यस। सर, तो आप एक एथलीट से फिजियोथेरेपी की जर्नी कैसे आपने तय करी? और मैंने सुना है आपको एकलव्य पुरस्कार भी मिला है 2005 में हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाय एमपी गवर्नमेंट। जी, जी। सर, इसको थोड़ा बताइए। बेसिकली मैं जो है वो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरी फैमिली जो है वो रेसलिंग में जो है आज से नहीं कईयों सालों से जो है वो जुड़ी हुई है। और हमारे घर पे जो है वो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो सिर्फ़ पढ़ाई ही करना है, आपको हुँ। खेलना भी है। मेरे ब्रदर भी जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं, मैं भी खुद इंटरनेशनल प्लेयर रहा हूँ। तो ये जर्नी काफ़ी जो है वो फाइटिंग वाली रही कि सुविधाओं का काफ़ी अभाव रहा, इक्विपमेंटेशन और खेल से संबंधित सारी चीज़ों का जो है वो एक लिमिटेशंस रहा, लेकिन पिताजी हमारे हमेशा ही कहते थे कि यार खेलना भी और पढ़ना भी है। तो ये दोनों स्पिरिट जो है वो हमें जो है वो यहाँ तक लेके आई है। और एट द सेम टाइम ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल्स खेलने या इंटरनेशनल खेलने पर इस तरह के मध्य प्रदेश शासन जो है वो अवार्ड देती है। तो उस टाइम पर मेरे 3 गोल्ड मेडल थे, 2 सिल्वर मेडल थे और 1 ब्रॉन्ज़ मेडल था। तो उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे मध्य प्रदेश शासन ने 2005 का एकलव्य पुरस्कार दिया था बेसबॉल खेल में। और उसके बाद फिर जब स्पोर्ट्स फिज़ियोथेरेपी का ट्रेंड तो है उस वक़्त से ही थोड़ा-सा ध्यान में था तो ये आपको कि खेलते हुए ही ये टर्म आई थी आपके? बहुत सारी इंजुरीज़ होती रहीं, ग्रॉइन इंजुरीज़ हुई, नी इंजुरीज़ हुई, एंकल इंजुरीज़ हुई, बैक इंजुरीज़ हुई। तो इसका समाधान जो है उस टाइम पर हम लोग जो है वो या तो कोई मेडिसिन ले लेते थे या फिर या ढूँढ रहे थे कि या इसका ढूँढ रहे थे कि परमानेंट एग्ज़ैक्टली समाधान? हमको वो क्योर कहाँ मिलेगी। तो वो सारी जो अनकल्टिवेटेड जो पॉइंट्स थे वो हमें स्पोर्ट्स फिज़ियोथेरेपी में जब हुँ। एडमिशन लिया तब जो है वो काफ़ी क्लियर हुए। और एज़ अ फिज़ियोथेरेपिस्ट, एज़ अ नेशनल प्लेयर वो काफ़ी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम किस तरह से इंजरी ट्रेंड को पहचानें, किस तरह से इंजरी हो सकती है और कौन-सी इंजरी का नेचर कैसा है, वो सारी चीज़ें जो है एज़ अ एथलीट वो थोड़ा-सा बहुत ईज़ी हो जाता है उसको समझना। सर, जो इंजरी के प्रिवेंशंस और ट्रीटमेंट बुक्स में लिखे होते हैं, वो एथलीट्स प्रॉपरली फॉलो करते हैं? एथलीट्स को बताने वाले कौन हैं? एथलीट जो है एक या तो एक नॉर्मल एथलीट होगा, 10 साल का बच्चा होगा या 20 साल का जो है वो बच्चा होगा या फिर जो फिज़िकल एजुकेशन के जो छात्र रहेंगे या इसके अलावा जो दूसरी डोमेन है वो जो है वो खिलाड़ी रहता है। तो इनके लिए किताब का नॉलेज उन तक पहुँचाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो वीडियोज़ या इस सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वो कुछ चीज़ें पता करते हैं, बहुत सारे लोग किताबों से पढ़ते हैं, लेकिन मेरी एक सलाह है उन खिलाड़ियों से कि अगर उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत स्पोर्ट्स में या खेल से संबंधित होती है, तो वो तुरंत स्पोर्ट्स फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाकर अपनी ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। और सबसे प्राइम जो एविडेंस होता है वो बुक्स ही होती हैं। तो वो बुक्स जो है वो पढ़ना रेगुलरली अगर वो चालू करते हैं या कोई स्पोर्ट्स मैगज़ीन अगर वो पढ़ते हैं, तो उनसे जो नॉलेज मिलता है वो काफ़ी ज़रूरी होता है। बट एट द सेम टाइम इफ यू डोंट नो एनीथिंग रिगार्डिंग योर टेक्निक ट्रेनिंग, सो यू कैन डिस्कस विद द स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट एट द सेम टाइम। सर, कैलिस्थेनिक्स का क्या इम्पोर्टेंस है? कैलिस्थेनिक्स जो आज से नहीं काफ़ी दिनों सालों से जो है वो एक मेथड है जिसमें बॉडी की जो वेट है उससे फ्री एक्सरसाइजेस जो है हम लोग परफॉर्म करता है विदाउट और एनी विदाउट एनी एक्स्ट्रा एक्सटर्नल इक्विपमेंट? इक्विपमेंट कोई नहीं रहता है, बॉडी वेट से ही हम एक्सरसाइजेस करते हैं और बेसिकली मिड रेंज मूवमेंट जो है वो ज़्यादा प्रमोट किए जाते हैं जहाँ पर जॉइंट रेंजेस जो है वो काफ़ी पावरफुल रहती हैं और मसल डेवलपमेंट के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तो इस तरह की ट्रेनिंग जो है हम यूजुअली या तो हम टूर्नामेंट के समय जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं या फिर एट द टाइम ऑफ रिकवरी हम कुछ इस तरह की एक्सरसाइजेज जो है वो देते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अभी जो है वो कम होता जा रहा है, लेकिन इसका उपयोग अगर कोई खिलाड़ी नॉर्मली करता है तो डेफिनेटली उसकी मसल पावर और स्ट्रेंथ में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। सर, एक एथलीट, एक खिलाड़ी के लिए एक बेस्ट रिकवरी क्या होती है? रिकवरी एक हेल्दी खिलाड़ी के लिए एक प्रॉपर रेस्ट, उसका स्लीप साइकिल इंटरवेंशंस की जो हम बात करते हैं और उसका डाइट कितना अच्छा है, उसका हाइड्रेशन प्रोसेस जो है हम देखते हैं कि वो कितना हाइड्रेशन प्रोसेस में है, कितना पानी वो डेली पी रहा है। उसके साथ-साथ ही वो किस तरह का जो है वो इनटेक ले रहा है डाइट का, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ड्यूरिंग द मैच आपको किस तरह से जो है वो खिलाड़ी को हाइड्रेशन प्रोवाइड करना है या आफ्टर द मैच
किस तरह की एक्सरसाइज़ेज़, कूल डाउन एक्सरसाइज़ेज़ आपको प्रोवाइड करवानी है, जिससे खिलाड़ी जो है वो तुरंत रिकवर हो, ऑलमोस्ट 30 टू 35 मिनट्स में वो रिकवर हो जाए। उसके बाद वो दूसरे इवेंट के लिए जो है वो रेडी हो सकता है फॉर द नेक्स्ट डे। और इसके लिए जो है वो डाइवर्स अप्रोच की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। सो रिकवरी एक कंबाइंड अप्रोच है, तो वो बहुत ही ज़्यादा सर इसकी देखने को रिकवरी में जैसे आपने कहा कि एक डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, वो प्रॉपर डाइट हर किसी के लिए अलग-अलग है। यस, कि कोई अगर एक्सपेंसिव खिलाड़ी है, लाइक क्रिकेट ले लीजिए और उसी जगह एक कबड्डी का खिलाड़ी है, तो वो सेम डाइट फॉलो नहीं कर सकता, वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो वो वैसी चीज़ें आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? सो वो अगेन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये सभी खिलाड़ियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि इट डज़ नॉट मीन कि आप महँगे वाले जो है प्रोडक्ट्स का ही अगर यूज़ कर रहे हैं या उसको खाने के उसमें ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बेसिक जो ऑर्गेनिक जो हमारी डाइट पैटर्न्स रहते हैं, हमारे जो बहुत सारे जो है वॉलनट्स रहते हैं, मूँगफली रहती है हमारे पास, जो है चने रहते हैं हमारे पास, या जो बटर मिल्क रहता है, ये सारी चीज़ें जो है स्प्राउट्स की जो हम बात करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है अगर एक नॉर्मल खिलाड़ी जिसके पास व्यवस्थाएँ नहीं हैं, अगर वो भी इस चीज़ों का उपयोग करता है डेली विद एक्सरसाइज़, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट जो है वो मिलता है। इट डज़ नॉट मैटर कि आप 3000 का कुछ प्रोडक्ट लेके जो है वो आप अगर उसका इंटेक करेंगे तभी आपकी बॉडी जो है वो ठीक होगी। और रूटीन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो देखा जाता है कि सुबह के सत्र में की जाने वाली एक्सरसाइज़ और उस टाइम पे ली जाने वाली डाइट किस तरह से जो है वो इम्प्रूवमेंट देती है एज़ कम्पेयर टू रात में की जाने वाली एक्सरसाइज़ एंड डाइट। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। सर रेस्ट इज़ द बेस्ट रिकवरी, इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? इंजरी के पहले या इंजरी के बाद? इंजरी के बाद? इंजरी के बाद ऑब्वियसली जब भी कोई सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल अगर मैं स्ट्रेन की बात करता हूँ, लिगामेंट स्ट्रेन की बात करता हूँ, तो उस टाइम पर हम किस तरह से जो है वो प्राइमरी जो कंज़र्वेटिव मैनेजमेंट जो है हम प्रोवाइड करते हैं, उसमें रेस्ट का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर जो है वो हील करता है और उनको थोड़ा-सा समय लगता है हीलिंग करने के लिए, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन और डेवलपमेंट जो आया है उसको रिमूवल करने के लिए, तो हम कंज़र्वेटिव मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं। और बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि जो रेस्ट नहीं लेना चाहते, उनका जो है इवेंट रहता है और उस इवेंट के कारण क्या होता है कि वो बहुत तेज़ी में बोलते हैं कि हमको अभी जल्द से जल्द ठीक होना है। तो उनके लिए मैं बता दूँ कि जो इंजरी हुई है वो इट विल टेक, अगर एक्यूट इंजरी है तो ऑलमोस्ट 48 टू 72 आवर्स तक इम्पैक्ट रहेगा और उस टाइम पर जो मॉड्यूलेशन रहता है, उसमें रेस्ट का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो आपका अंदर से साइकोलॉजिकल अनस्टेबल होने की आवश्यकता नहीं है। वो शरीर की इम्यून सिस्टम है और एक हुँ। पैथोफिजियोलॉजी है। तो आपको उस प्रोसेस की तरफ जाना पड़ेगा सो दैट यू कैन गिव अ गुड आउटकम। मतलब रेस्ट एक बेस्ट रिकवरी है। बहुत, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सर ये आजकल आपने देखे होंगे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स बहुत वायरल हो रहे हैं। ये सजेस्ट करते हैं प्रोटीन पाउडर्स, हाँ जी, हाँ जी। ये कहाँ तक सही है? ये अगेन बहुत बड़ा एक सवाल है सभी का कि प्रोटीन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन है या नहीं है, किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है या किसी कंसल्टेंट ऐसा ऑथराइज्ड डीलर है जिसको पता है कि इस एथलीट को मैं अगर ये वाला प्रोटीन दूँगा तो वो उसके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। कुछ इंग्रीडिएंट्स बता सकते हैं आप जो कि टॉक्सिक है? एक्सेसिव प्रोटीन इंटेक खुद ही एक टॉक्सिक चीज़ है, जिसमें जो है वो एक्सेस एब्ज़ॉर्प्शन नहीं हो पाता है या क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाता है या फिर ऑब्वियसली एडवर्स एक्यूट रीनल फेलियर जो है वो आपको देखने किडनी को मिलता इश्यूज़ है। मैंने बहुत सुने हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें एक्यूट रीनल फेलियर जो है वो काफ़ी देखने को मिलते हैं। अगेन बॉडी क्रैम्प्स और स्टिफनेस जो है वो हमें जॉइंट्स में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जनरली सर जब ये ऐसे बॉडी क्रैम्प्स और स्टिफनेस होती है ना, तो उनको सजेस्ट करते हैं जो नॉर्मल डेली जिम्स वाले होते हैं कि आप ये मोनोहाइड्रेट करके हैं। एक किताबें ऐसा कहती हैं कि नॉर्मली मसल बॉडी के अंदर जो है वो 75% वाटर जो है वो प्रेजेंट होता है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दैट 75% इज स्टोर्ड इन मसल्स। हुँ। सो अगर मसल को प्रॉपर मेंटेन करना है, आपको हुँ। उसकी प्रॉपर्टी को मेंटेन करना है, फ्लेक्सिबिलिटी या हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो उसके लिए हाइड्रेशन लेवल जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, मसल टू बी हाइड्रेटेड। और ताकि कॉन्ट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन की प्रोसेस है वो प्रॉपर्ली हो पाए। तो अगेन अगर मसल प्रॉपर्टी मेंटेन रहेगी तो स्टिफनेस नहीं आएगी। सो नॉर्मल हाइड्रेशन लेवल से भी आप जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सर आप एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हैं और आप एथलीट रह चुके हैं। तो
ग्राउंड जो है वो एथलीट की परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करता है। तो ऐसे क्या फैक्टर्स जो है वो लैक करते हैं जिसकी वजह से एथलीट की परफॉर्मेंस भी लैक हो जाती है? यहाँ पर एक बहुत अगेन ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका सवाल है। सरफेस एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एक एथलेटिक जो है जर्नी के अंदर, कि कोई भी खिलाड़ी जो है वो किस सरफेस पे खेल रहा है हुँ। और उस सरफेस के लिए वो ट्रेन्ड है या नहीं है। बहुत सारे, अगर मैं एमेचर खिलाड़ी की बात करूँ जो अभी बहुत सारे पुलिस की जो है वो सिलेक्शंस में सिलेक्शन होता है। क्राइटेरिया जो आते हैं, एसआई की जो है जॉब्स निकलती हैं या फिर कांस्टेबल्स की जॉब निकलती है, तो इन सारी चीज़ों में जो खिलाड़ी है वो ऑल ऑफ अ सडन ट्रेनिंग में आ जाता है। और हुँ। ऐसे टाइम पर जो है अगर उसको अनइवन सरफेसेस मिलेगी, हार्ड सरफेसेस मिलती है, विदाउट कंडीशनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर मसल, तो हमें बहुत सारे जो हैं वो रिपरकशन, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़, बोन स्ट्रेसेस जो हैं वो डेफिनिटली रेगुलरली देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एथलीट की मैं बात करूँ, अगर जो 100 मीटर स्प्रिंट कर रहा है, उसको अगर ग्राउंड अगर प्रॉपर्ली नहीं मिल रहा है, अनइवन सरफेसेस मिल रही, गड्ढे मिल रहे हैं, तो कहीं न कहीं इंजरी के चांसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो मैं गवर्नमेंट से यही एक रिक्वेस्ट करूँगा कि सर, आप सरफेसेस के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, तो आप खुद देखेंगे कि इंजरी का रेट भी जो है हम डेली प्रैक्टिस में जो देख रहे हैं, वो भी कम होगा और कर खिलाड़ी का जो परफॉर्मेंस लेवल है, उसमें भी काफ़ी जो है वो एनहांसमेंट मिलेगा। और वहीं अगर ऐसे खिलाड़ी जो अच्छी गुड सरफेस पे जो है वो खेल रहे हैं, उनके हिसाब से, तो उनके लिए जो इंजरी का रेट भी कम रहता है हुँ। और उनकी जो मोबिलिटी और परफॉर्मेंस लेवल है, उसमें भी जो है वो काफ़ी चेंजेस देखने को मिलता है। और अगर मैं एक और अगर इसमें बोलना चाहूँगा कि अगर आपको आपके पास वही सरफेस है और आपके पास कोई दूसरी सरफेस नहीं है, हार्ड सरफेस पे ही आपको खेलना है, तो यू हैव टू कंडीशन योर मसल। आपको अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन करना है, आपको अपनी मसल को फ्लेक्सिबल करना है, हाइड्रेशन प्रोसेस से गुज़रना है, सो दैट यू कैन कोप अप विद दिस ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस। अभी जो अनइवन जो इम्पैक्ट आ रहा है, जो अनइवन ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस जॉइंट पे लग रहे हैं, आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सर इसमें सोल्स हेल्प कर रहे हैं? या ऐसे बोला जाता है कि यू वियर दिस टाइप ऑफ शूज़ सो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स विल बी लेस? शूज़ इज़ अ सूटेबल इक्विपमेंट, हम जो डिस्कस करते हैं अपने हमेशा लेक्चर्स के अंदर, कि शूज़ जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। हर खेल का एक डिफरेंट शूज़ होता है, जिसमें फोरफुट, मिडफुट और हाइंड फुट के एडजस्टमेंट जो है वो खिलाड़ी के हिसाब से होता है। लेकिन अगर आपकी ट्रेनिंग जो है अगर हार्ड सरफेस पर है, ऐसी सरफेस है जो अनइवन है, हुँ। ऐसी सरफेस जो है जहाँ पर बहुत दिनों से वाटरिंग नहीं हुआ है, अगर इन सरफेसेस पे आप रेगुलरली खेल रहे हैं, तो देयर विल बी अ चांसेस ऑफ इम्पेयरमेंट इन द जॉइंट अलाइनमेंट्स, एंड व्हिच अल्टीमेटली लीड्स टू द सिम्पटम, मस्कुलोस्केलेटल सिम्पटम्स। हुँ। सो अगर और थोड़े दिनों में हमको पता लगता है कि जो डोमिनेंट साइड है वो कंटीन्यूअस इवर्जन के कारण जो है वो फ्लैटनिंग की तरफ जा रही है, या फिर लेफ्ट साइड जो है वो अनइवन कैवस की तरफ जा रहा है, और इनका प्रिवेंशन यही है कि यूजुअली बहुत सारे ऐसे शूज़ रहते हैं जो स्पॉन्सर्ड रहते हैं, जो खिलाड़ी के अनुरूप डिज़ाइन किए जाते हैं। पर वो हर खिलाड़ी जो है वो उस सुविधाओं को जो है वो नहीं ऑप्ट कर पाता है। तो उनके लिए मैं यही बोलूँगा कि जो भी बेस्ट आपके एरिया में जो भी मोची रहता है, उसको आपका फुट दिखाएँ और उस फुट के हिसाब से वो आपकी मीडियल आर्च डिज़ाइन कर देगा। और अगर किसी को इस तरह का कोई दिख नहीं रहा है या इस तरह की कोई हेल्प नहीं मिल रही, तो डेफ़िनिटली हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकता है, जिसके कारण हम जो है उसको इफ़ेक्टिव जो है वो फ्लैट फुट प्रिवेंटिव आर्चेज़ जो है वो डिज़ाइन कर सकें, ताकि वो लॉन्ग टर्म अपना स्पोर्टिंग परफ़ॉर्मेंस और करियर जो है वो सस्टेन रख सकें। सर हाउ मेनी फिजियोज आर देयर इन वन टीम? इट डिपेंड्स कि हम किस टीम के साथ जा रहे हैं और कौन से लेवल का कंपटीशन है। और अगर फॉर एग्जांपल अगर आप बीसीसीआई लेवल पे जा रहे हैं या कुछ इंडिया लेवल पे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके स्क्वाड में जो है 2 से 3 फिजियो जो है वो प्रेज़ेंट रहते हैं। जिसमें जो एक चीफ फिजियोथेरेपिस्ट होता है, उसके बाद 2 असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं जो असिस्ट करते हैं रिकवरी के दौरान, प्रिवेंशन के दौरान, रिहैबिलिटेशन के दौरान, अंडर द गाइडेंस ऑफ दैट सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट। सो ये ऑलमोस्ट 2 या 3 फिजियोथेरेपिस्ट किसी ट्रैवल टीम के साथ ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा इट्स अ नीड ऑफ एन आवर बेसिकली। सर एज़ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जब स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट जाते हैं टीम के साथ, तो उनको क्या सर्विसेज़ प्रोवाइडेड होती है और क्या लैक करती है उसमें? तो इट विल डिपेंड अपॉन कि कौन से लेवल को स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो कौन से लेवल की तरफ जा रहा है। अगर फॉर एग्जांपल वो ऐसी टीम के साथ जा रहा है जहाँ पर फिजियोथेरेपी अनअवेयर एक फील्ड है, जहाँ पर पता नहीं ज़्यादा खिलाड़ियों को कि हमको क्या करना है। और अगर वहीं दूसरी तरफ अगर ऐसी टीम के साथ जा रहा है जहाँ पर फिजियोथेरेपी एक बहुत ही ज़्यादा प्राथमिकता है, जैसे बीसीसीआई लेवल की हम बात करते हैं, क्रिकेट लेवल की हम बात करते हैं।
हम टेबल टेनिस की बात करते हैं, हम बॉक्सिंग की बात करते हैं, ये सारी जितने भी हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स हैं आज की तारीख में, यहाँ पर जो है वो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट को एक बहुत ही जो प्राइम जो है प्रीमियम जो है वो स्क्वाड मेंबर माना जाता है, बिकॉज़ उसकी सारी एक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है कि अल्टीमेटली परफॉर्मेंस किस तरह से जो जाएगा। और जस्ट टीम मीटिंग्स के अंदर जब कोचेज़ और ट्रेनर्स और एसएनसी कोचेज़ और फिजियोथेरेपिस्ट जब एक-दूसरे से जब डिस्कशन करते हैं, तो एक बहुत फ्रूटफुल जो है वो जवाब आता है। लेकिन कहीं-कहीं पर व्यवस्थाएँ नहीं रहती हैं, टीम के साथ ट्रैवल करना पड़ता है, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट को रिज़र्वेशंस नहीं मिले, तो उस टाइम पर किस तरह से जो है वो अपना माइंडसेट, मेंटल पीस जो है वो डेवलप कर सके खिलाड़ियों के बीच में। और अगर उसी दूसरी तरफ अगर वो हाई परफॉर्मेंस इवेंट की तरफ जाता है, एलीट खिलाड़ियों की तरफ जाता है, तो वहाँ उसको फैसिलिटीज़ जो है वो उस तरह से मिलती हैं। सो अल्टीमेटली इट डिपेंड्स कि वो कौन-सा टूर्नामेंट जो है वो अपने साथ कर रहा है। उसके हिसाब से जो है वो चीज़ें जो है उसको ग्रैब होती है। और जो लिमिटेशंस है, यस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हर एक खिलाड़ी आज हमारे जो पूरे मध्य प्रदेश की तो बात नहीं करता हूँ, पूरे इंदौर शहर में जो है हमारे जो हर खेल के साथ कोई ना कोई स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो जुड़ा हुआ है। कंटिन्यूअसली हम उनको जो है वो सर्च कर रहे हैं, उनकी इंजरीज़ के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, उन तक हम पहुँचते हैं ताकि उनको इफेक्टिव रिहैब मिल सके, भले ही वो खो-खो का खिलाड़ी हो, कबड्डी का खिलाड़ी हो, जिम्नास्ट का खिलाड़ी हो, या फिर अगर वो बीसीसीआई लेवल पे कोई खेल रहा है। हम सभी खिलाड़ियों को जो है वो उन तक रीच करते हैं, और उनकी जो भी हम प्रिवेंटिव मेजर्स या फिर हम रिहैबिलिटेटिव मेजर्स अगर जो भी देख सकें, उसमें हम पूरी तरह से हम इन्वॉल्व रहते हैं। सर, एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट क्या स्ट्रगल्स फेस करते हैं? स्ट्रगल्स तो सब जगह है, चाहे वो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी हो, चाहे वो कोई सी भी ब्रांच हो मेडिकल की। बट थोड़ा सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ा फ़ोकस अगर किसी फिजियोथेरेपिस्ट को वाक़ई इंडिया टीम के साथ सर्व करना है या फिर ऐसे बड़े इवेंट्स के साथ ट्रैवल करना है, तो उसके लिए उसको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। उसको जो अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं, जो आस-पास की जो अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट्स मिल रहे हैं या फिर नेशनल लेवल्स के मिल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल्स के मिल रहे हैं, तो उसको वो करे थ्रू आउट द जर्नी, क्योंकि उसका कहीं न कहीं आउटकम जो है वो उसको आगे चल के जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ में जो है वो मिलता है। तो अगेन ये बहुत ही ज़्यादा ये सब जब जर्नी से गुज़रता है कोई भी फिज़ियोथेरेपिस्ट, तो वो काफ़ी उसके लिए काफ़ी जो है वो एक दिक्कत वाली बात रहती है। लेकिन येस, एक बार प्रैक्टिस अगर हो जाती है, टीम के साथ ट्रैवल करना आ गया, ट्रीटमेंट रिहैब किस तरह से प्लान करना है, किस तरह से जो वो एक्यूट इंजरीज़ पे जो है वो आपको एकदम चढ़ के काम करना है, कि किस तरह से आप नए रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल से फटाफट खिलाड़ी को तुरंत जो है वो ऑन फील्ड वापस से भेज रहे हैं, इसके ऊपर जो है वो चर्चा चलती है। तो वो ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सर, एक एमेच्योर खिलाड़ी को क्या इंजरीज का ध्यान रखना चाहिए? सी एमेचर खिलाड़ी और एलीट खिलाड़ी और मतलब बात एमेचर खिलाड़ी की और एलीट खिलाड़ी की बात नहीं है, बात शुरू होती है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन से। जब कोई भी खिलाड़ी बच्चा होके अपने किसी फील्ड में आता है, और उसके बाद फिर हम जो है वो प्री पार्टिसिपेटरी इवैल्यूएशन करते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स देते हैं, रिहैबिलिटेटिव मेजर्स देते हैं, रिटर्न टू स्पोर्ट्स देते हैं। इस तरह से जर्नी रहती है। अब हमारे पास खिलाड़ी जो है वो एकदम से आया एमेचर लेवल का। ठीक है कि उसके एकदम से कोई टूर्नामेंट आ गया है तो उसको करना है। अब वो कंडीशन नहीं है प्रॉपर, किताबें कहती है कि 3 से 4 हफ्ता या 5 हफ्ता जो है किसी भी मसल को कंडीशन होने के लिए लगता है। तो अगर वो कोई खिलाड़ी इतना समय नहीं दे रहा है और उसके पहले वो हाई एक्सप्लोसिव एक्सरसाइज़ेज़ या ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस कर रहा है, तो कहीं न कहीं इंजरी के चांसेस जो है वो बन जाता है। तो एमेचर खिलाड़ी के लिए एक एलीट जो कैटेगरी तक जाने के लिए बहुत सारे एफर्ट लगते हैं, और बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो करना पड़ता है। सर, आपने बताया टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, इसका एक क्राइटेरिया आपने बताया, वो क्या है क्राइटेरिया? टैलेंट आइडेंटिफिकेशन उन जो है वो स्पोर्ट्स एथलीट्स में देखे जाते हैं जो अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 12 साल के जो बच्चे हुए या 12 साल की गर्ल्स हुई या 18 इयर्स के ऐसे कुछ प्लेयर्स रहे जिनको अब चालू करना है खेल एक्टिविटी। तो उनके बॉडी बिल्ड और उनकी जो फिजियोलॉजी के हिसाब से हम लोग जो है उनका गेम जो है वो डिसाइड करने में काफ़ी जो है वो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोफार्मा जो होता है, जो सब जगह होता है, साई में होता है, एनएसएनआईएस पटियाला में होता है, जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं वहाँ पर इस तरह के प्रोफार्मा जो वो रन किए जाते हैं, ताकि हम एक्चुअल टैलेंट जो है वो बाहर निकाल सकें। और वो खिलाड़ी जो एक बच्चा एक बार किसी खेल में घुस गया, तो उसको बचपन से ही जो है वो पूरी तरह से अप टू दी एलीट लेवल तक हमको उसको ले जाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सर, इसलिए ये टैलेंट प्रोफ़ार्मा के आइडेंटिफिकेशन। पॉइंट्स क्या है प्रोफ़ार्मा? प्रोफ़ार्मा के पॉइंट्स ये हैं कि कुछ सब्जेक्टिव प्रोफ़ार्मा इन्फॉर्मेशन रहती है,
कि हमको कुछ इवैल्यूएशन रहता है, उसके नेम रहता है, स्पोर्टिंग एज, तो ख़ैर उसने खेली नहीं है और उसका जो है बीएमआई वेट जो है वो रहता है और उसके अलावा उसके सोशो इकोनॉमिकल क्या कंडीशन है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर करती है। उसके बाद फिर अगर हम ऑब्जेक्टिव जो है एग्ज़ामिनेशन की तरफ जाते हैं, तो क्या-क्या उसका बॉडी बिल्ड क्या कह रहा है, एटीट्यूड ऑफ लिम्ब क्या है, मसल स्ट्रेंथ क्या है, स्किन फोल्ड मेजरमेंट्स क्या रहेंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं। और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। सर, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या है? जी, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनालिसिस आज की एक बहुत ही ट्रेंडिंग टर्म है जिसमें पहले क्या होता था इंडिया में ये कोर्स अभी 2023 में ही लॉन्च किया है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स ने, एनएसएनआईएस पटियाला ने, टू एम्पावर द टीम इन टर्म्स ऑफ डिसीजन डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग्स, क्योंकि जितने ज़्यादा हाईटेक परफॉर्मेंसेस बढ़ रहे हैं तो डेटा की जो अवेलेबिलिटी है वो भी बढ़ रही है और हर फील्ड में जो है वो डेटा है, चाहे वो एंथ्रोपोमेट्री हो, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी हो, चाहे वो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, ये सारी जितने भी डोमेन है स्पोर्ट्स साइंसेस के, इन सभी के डेटा को प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज करके इंटरप्रेट करना ऑब्जेक्टिव वे में, वो हमारे लिए स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनालिसिस जो है वो कराता है और ये कोर्स जो है परफॉर्मेंस एनालिसिस का, ये हर एक फिजियोथेरेपिस्ट को करना या उसके बारे में सीखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्रोसेस में क्वालिटेटिव एनालिसिस किसी भी खिलाड़ी का किया जाता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है हम निकाल सकते हैं किसी भी खेल में या किसी भी इंजरी के जो सबसे ज़्यादा मोर इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स रहे हैं, उसके बारे में जो है हम वो डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। रिहैबिलिटेशन इंटरवेंशन किस तरह से प्लान आउट करना है, डैशबोर्ड किस तरह से बनेगा, टीम मीटिंग्स में किस तरह से आपके डेटा को आप प्रेज़ेंट कर सकते हो, पावर पॉइंट के माध्यम से या फिर प्रेज़ेंटेशन के माध्यम से या फिर एक्सेल के माध्यम से आप जो है खिलाड़ी तक उसके परफॉर्मेंस को, जो रूटीन आपने लिया है, उसके बारे में आप किस तरह से जो है उसको अवेयर करा सकते हो। ये पल-पल की जानकारी जो है वो आप एक स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनालिस्ट जो है वो एक बहुत अच्छे से जो है वो देता है। तो जी। ये बेसिकली एक मैथमेटिकल एनालिसिस बन जाता है पूरा। ये अल्टीमेटली जो है डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग होती है, डेटा ड्रिवन जो है वो इंटरवेंशंस होते हैं, डेटा ड्रिवन रिहैबिलिटेशंस होते हैं एंड डेटा ड्रिवन प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज जो है आप जो है वो निकाल सकते हैं अलग-अलग पैरामीटर से। आजकल तो इंसान इंसान ही एक डेटा बन गया है। हाँ, मतलब ऑब्वियसली क्योंकि बहुत सारे एडवांसमेंट आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल टूल्स मिले हैं, हाई एंड अप से लेके लो एंड अप तक के हमारे पास जो है वो इवैल्यूएशन ऐप्स आ गई हैं, जहाँ पर हम परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं, गेट एनालिसिस को देखते हैं या फिर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा जो है वो आइडेंटिफ़ाई करना जो है वो ज़रूरी होता है। सर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट इन पैरा एथलीट्स? उनके बारे में कोई बात नहीं करता है अब। सी अगेन पैरा एथलीट इंडिया के अंदर जो है वो एक अनकल्टिवेटेड जो है लैंड है जिसपे बहुत सारा काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पैरा खिलाड़ी अकॉर्डिंग टू द डिसेबिलिटी क्राइटेरिया जो हम बात करते हैं, हम बहुत जल्दी जो है वो इंदौर शहर में एक पैरा जो है वो एथलीट एकेडमी जो है उसका जो है वो इनॉग्रेशन करने वाले हैं और उसके माध्यम से, उस मंच के माध्यम से जो है हम जितने भी अकॉर्डिंग टू द डिसेबिलिटी क्राइटेरिया हम खिलाड़ियों को जो है वो इवैल्यूएट करते हैं और उसके बाद उनके प्रिवेंटिव मेजर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई डेफ एंड डम्ब के हमारे पास पैरा खिलाड़ी हैं, तो उनको हम किस तरह की एक्टिविटीज़ में जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो एक्टिविटी करा सकें या फिर व्हीलचेयर बाउंड एथलीट्स की अगर हम बात करते हैं, तो उनको एग्ज़ैक्टली उनकी रूटीन लाइफ़स्टाइल में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या-क्या खेल ट्रेनिंग में क्या-क्या कर रहे हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स वो क्या-क्या कर रहे हैं, उनका कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस कैसा है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो जानकारी लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सो दैट वो एक नॉर्मल जो है इंडिविजुअल की तरह बिहेव करके जो है वो टूर्नामेंट खेलें। ये हमारे लिए जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट हम जिस पे काम कर रहे हैं और हमारा एक प्रयास ये है कि हम पैरा एथलीट को कॉम्पीट कराना चाहते हैं एक नॉर्मल एथलीट के साथ, ताकि हम देखना चाहते हैं कि कितना परफॉर्मेंस जो है इंक्रीमेंट जो है एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के दोनों खिलाड़ियों में जो है वो मिलता है। तो उसके कारण हम कई रिसर्च करके, कई जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर हम इस तरह की जो है वो एकेडमी ओपन करने वाले हैं और मेरा जितने भी पैरा खिलाड़ियों से यहाँ पर रिक्वेस्ट है, चाहे वो डेफ एंड डम्ब में हो, चाहे वो ब्लाइंड के खिलाड़ी हों, चाहे वो व्हीलचेयर बाउंड एथलीट हो या क्रच जो है डिपेंडेंट हो, अकॉर्डिंग टू द डिसेबिलिटी क्राइटेरिया, वो बिल्कुल इस एकेडमी में आएँ और अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस जो है वो दें, ताकि हम उनको जो है वो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक जो है वो उनका परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ा सकें।
और उनको इंजरी बेसिकली ना हो, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेडल आ सके, और अगर मेडल आएँगे तो उनकी जॉब जो है वो अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ सके। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो पैरा हैं, वो 10-10 नेशनल खेले हुए हैं, लेकिन जॉब दे डोंट गेट अ जॉब। वो कुछ कहीं पर या तो ऑटो चलाते हैं, या फिर कहीं पर जो है वो कुछ फूड डिलीवरी का काम करते हैं किसी दूसरी ऐप्स के माध्यम से। तो अगेन जब वो ऐसे खिलाड़ी जब हमें मिलते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए एक लिमिटेशंस होती है कि यार ये क्यों नहीं खेल रहा है? या इसको खेलना चाहिए। तो अगेन गवर्नमेंट से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस तरह की अकेडमीज़ जो है वो डेवलप करें उन खिलाड़ियों के लिए भी, ताकि वो खिलाड़ी जो सरफेस नहीं है, या उनके व्हीलचेयर चलाने से जो वो ग्राउंड खराब हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है उनको सामना, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है या एकोमोडेशन की व्यवस्थाएँ नहीं की गई हैं, तो उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो कृपया इस तरह की टूर्नामेंट्स या इस तरह की व्यवस्थाएँ उन खिलाड़ियों को दें आप, ताकि और इंडिया जो है वो मेडल की लिस्ट में जो है वो आगे बढ़े। हुँ। सर ISFA क्या है? ISFA इज़ अ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी एंड हेल्थ अकेडमी। एक ऐसी अकेडमी का एक मतलब एक अप्रोच है जिसमें पूरी इंडिया के जो है वो बेस्ट स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं वो आज जुड़े हुए हैं इस संस्था से। जितने भी इंदौर मध्य प्रदेश के जितने भी हाई परफॉर्मेंस जो अकेडमीज़ हैं, उनके कोचेज़ हमारे साथ जो हैं वो जुड़े हुए हैं, और ये एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर ऑनलाइन जो लेटेस्ट स्पोर्ट्स रिलेटेड जो भी कोर्सेज़ चलते हैं, उसके बारे में जो है वो जानकारी दी जाती है। एट द सेम टाइम स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट को किस तरह से नर्चर करना है, किस तरह से टेक्नोलॉजी फ्रेंडली करना है, किस तरह से जो है वो ऑन फील्ड इंटर्नशिप्स में उनको असिस्ट करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से जो है वो इस्फ़ा जो है वो देती है। सर फ्यूचर ऑफ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी आज 10 साल बाद आप क्या देखते हैं? बहुत ही डायनामिक फ्यूचर है, बहुत ही मतलब फ्यूचर ही फ्यूचर है, क्योंकि जिस तरह से तेज़ी से खेलों में जो है वो इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, लोग अवेयरनेस जो है वो काफ़ी तेज़ी से आ रही है। उसी तरह जो स्पोर्ट्स फिज़ियोथेरेपिस्ट का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा ही एक डायनामिक होने वाला है, और स्पोर्ट्स फिज़ियोथेरेपिस्ट अगर मैं बात करता हूँ तो एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, जिसको कोई भी स्पोर्ट्स फिज़ियोथेरेपिस्ट अगर ऑन फील्ड अगर उसको कैटर करता है, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ बॉडी बिल्ड, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, तो वो एक बहुत ही बड़ा एक चैलेंज होता है, क्योंकि रिहैबिलिटेशन के फेजेस होते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, ट्रेनिंग के टाइम पे क्या हुँ, होता है, हुँ, हुँ। बिफोर मैच क्या होता है, ड्यूरिंग मैच क्या होता है, आफ्टर मैच क्या होता है, रिकवरी किस तरह से की जाती है। ये सारी जो है प्रिवेंटिव मेजर जो है, नए अपग्रेड्स या नए टेक्नोलॉजिकल टूल्स के आने के हुँ, कारण उनके कीवर्ड जो हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम हाइड्रेशन लेवल की बात करते हैं, हम हुँ। स्लीप टाइम इंटरवेंशंस की बात करते हैं, हम लोग जो है वो इंजरी मैनेजमेंट की बात करते हैं, फेजेस ऑफ इंजरी की बात करते हैं। तो इस तरह से जो है वो अ, बहुत ही जो है ब्राइट फ्यूचर स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट का है। तो अगर स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट अगर जो है वो अगर परफॉर्मेंस एनालिस्ट की तरफ भी अगर जाता है, तो एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट में ही दोनों कॉम्बो इफेक्ट जो है हमको देखने को मिलेंगे। सर एक हाईएस्ट एजुकेशन स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट के बाद और क्या अचीव किया जा सकता है? सी नॉर्मली बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी जो सबसे पहला प्रोफेशनल कोर्स जो हम करते हैं, हुँ। और उसके बाद फिर मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी में डोमेन आता है, और मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी चूंकि अब अपकमिंग इतना एडवांस लेवल जो है बढ़ गया है, तो मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी करके ही थोड़ा सा हम उस अमाउंट तक नहीं जा सकते, हमको थोड़ा सा अलग सर्टिफिकेशन कोर्सेज इन स्पोर्ट्स या पीएचडी प्रोग्राम्स हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर अगेन जो नॉलेज है उसमें रिफाइनमेंट आता है, हुँ, आपका हुँ। कंटेंट जो है वो बढ़ता है, आपकी अप्रोच जो है वो चेंज होती है फील्ड पर, आप किस तरह से और एग्रेसिव अप्रोच जो है वो दिखा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हायर एजुकेशन के माध्यम से जो है वो आप करते हैं, एंड येस येस जब भी आप इस तरह की एजुकेशन करते हैं, तो डेटा ड्रिवन जो है वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की तरफ आप जाते हैं, और कभी-कभी आप प्रैक्टिस बेस्ड एविडेंस को ही जो है वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बनाते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। सर एक 70s के टाइम से ही एक पॉइंट जो है एक टॉपिक बड़ा फेमस है डोपिंग। यस, यस, यस। आप डोपिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने कभी ऐसे कोई एनकाउंटर हुआ है आपसे जो डोपिंग का केस हो ऐसा? एनकाउंटर तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन अभी अभी डिस्कस उनको हम पब्लिकली नहीं कर सकते। लेकिन येस ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं जो एक्सटर्नल फॉरेन मटेरियल लेते हैं, या फॉरेन जो है वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, थ्रू ब्लड डोपिंग के माध्यम से होता है, या फिर ड्रग डोपिंग के माध्यम से होता है, या फिर हार्मोनल डोपिंग जो है, या जीन डोपिंग आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। तो ये सारी तरह की जो टाइप्स ऑफ डोपिंग है, ये अल्टीमेटली एथलीट का परफॉर्मेंस एनहांस करती है,
और कहीं न कहीं एनहांस तो करती है, लेकिन उसके जो ड्रॉबैक्स होते हैं, उसके जो लिमिटेशंस होता है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो कहीं न कहीं परेशान करता है। आजकल तो वाडा और नाडा की इतनी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस खैर वो शुरू से ही हैं ही, उसमें जो है वो खिलाड़ी की कभी भी जो है वो टेस्ट प्रोसीजर जो है वो हो जाती है, ईदर विद द हेल्प ऑफ ब्लड सैंपल्स, ईदर विद द हेल्प ऑफ यूरिन एग्ज़ामिनेशन, स्टूल एग्ज़ामिनेशन, इससे जो है वो हो जाती है। बट डोपिंग एज़ अ होल ये नहीं करना चाहिए खिलाड़ियों को, बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट या करियर डिफाइनिंग जो है वो हो जाता है कभी-कभी। क्योंकि उनको अगर कॉट हो जाते हैं इस पूरी प्रोसीजर में, तो उनका पूरा डिफाइन करियर जो है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है। तो मैं पर्सनली इस तरह की किसी चीज़ को रिकमेंड नहीं करता हूँ। सर, खिलाड़ी का मेंटल लेवल किस तरह से वर्क करता है गेम को अच्छा बनाने में? सी मेंटल लेवल की अगर बात चलती है तो हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं, जो कि हर एक स्पोर्ट में बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और आजकल फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ कि अ, 1 ओवर में जो है वो 20 रन चाहिए, तब खिलाड़ी की साइकोलॉजी क्या रहेगी? या फिर इतने पूरे भरे स्टेडियम में अगर एक आखिरी गोल करना है, तो खिलाड़ी की जो है मानसिकता क्या रहेगी? अगर वो कॉन्फिडेंटली उस प्रेशर को ओवरकम कर गया तो वो हीरो बन गया। अगर उस प्रेशर को ओवरकम नहीं कर पाया, तो ऑब्वियसली कहीं न कहीं वो या तो उस टीम के साथ नहीं रहेगा आगे, या उस टीम का जो है वो छोड़ना पड़ सकती है। हुँ। तो साइकोलॉजिकली स्टिफ या साइकोलॉजिकली अवेयर या साइकोलॉजिकली स्ट्रेंथन होना जो है वो बहुत ज़्यादा किसी भी खिलाड़ी को ज़रूरी होता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन, ड्यूरिंग इंजुरीज़ पीरियड। ऐसा नहीं है कि इंजुरी हो गई तो अब मैं क्या करूँ यार, या हुँ। बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो इंजुरी हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आप उसको साइकोलॉजिकल जो कामनेस होती है वो लाना बहुत ज़रूरी होता है, और कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं साइकोलॉजी के जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लेवल ऑफ अराउज़ल जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि अगर आपका अराउज़ल लेवल जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब्ड ऑप्टिमल लेवल नहीं है, कहीं न कहीं या तो कम है, कहीं न कहीं ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो है वो परफॉर्मेंस के जो डिस्टर्बेंस के चांसेस है वहाँ बढ़ जाते हुँ। हैं। और ये अराउज़ल लेवल हम जो है वो ब्रीथिंग टेक्नीक से जो है वो इम्प्रूव करते हैं। किस तरह से साँस लेना है, छोड़ना है, डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग, पर्स स्लीप ब्रीथिंग का क्या इम्पोर्टेंस है इस तरह के अराउज़ल लेवल को कम करने के लिए। उसके बाद विज़ुअल इमेजरी हम लोग करते हैं, कि ग्राउंड सरफेस पे हम लोग जाते हैं, वहाँ पर खिलाड़ी जो है वो एक मेंटल इमेजरी बनाता है। जैसे बॉक्सिंग की बात करूँ, अगर बॉक्सिंग का जो रिंग है, तो उसमें प्रैक्टिस के दौरान खिलाड़ी जो है वो चारों कोनों में जाता है, उसको देखता है, ग्राउंड को विजुअलाइज़ करता है। कि यार अगर अपोनेंट मुझसे यहाँ पर इस एंगल पे आके रहेगा तो मेरा क्या विज़न रहेगा? हुँ। ये सारी चीज़ें। सो विज़ुअल इमेजरी मैच के पहले होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उससे माइंडसेट जो है वो और स्ट्रेंथन होता है। देन उसके बाद पॉजिटिव सेल्फ टॉक जो है, अगर खिलाड़ी करता है हुँ। कि यार हाँ, मैं कर दिखाऊँगा, या ओवर अगेन ऑप्टिमल ऑप्टिमल लेवल अराउज़ल लेवल में ही आपको पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है। अगर आपने अनिश्चित अगर ऐसी चीज़ें जिसमें आप कि हाँ, हाँ, कर देंगे हुँ। या अपन ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको मैच के अकॉर्डिंग जो है वो पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है, अपने टीममेट्स के साथ, अपने कोच जो हैं, अपने ट्रेनर्स के साथ, अपने स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट के साथ, सो दैट वो आपको जो है वो उस मोमेंट के लिए मोटिवेट कर सकें। गोल सेटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है, कि जब आप गोल सेट करते हो, उसके हिसाब से चलते हो, तो वो एक बहुत ही साइकोलॉजिकली स्ट्रेंथन करता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जो साइकोलॉजिकल एनहांसमेंट परफॉर्मेंस का जो है वो करते हैं, और एक खिलाड़ी को बहुत स्टेबल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और थोड़ी-सी भी इंजरी हो गई है, अगर मैं खिलाड़ियों को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर थोड़ी-सी भी इंजरी हो गई है, तो घबराएँ ना, उसको थोड़ा बिल्कुल सही स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके प्रॉपर रिहैब लें, सो दैट आप जल्द से जल्द रिकवर वापस से कर सकते हैं। सर, गेम से पहले कई बार ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई खिलाड़ी बोल रहा होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो उस पॉइंट पे एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प करता है? सी अगर मैच के पहले अगर कोई खिलाड़ी ऐसा बोल रहा है, तो इसका मतलब या तो वो एमेचर है, या वो इंजरी है, या फिर वो साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा साउंड नहीं है, या डिप्रेस्ड है। हुँ, तो हुँ। इन तीनों ही कंडीशन में जो है वो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल है। उसको थ्रू आउट द जर्नी अगर कोई भी स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट अगर उस खिलाड़ी के साथ ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ है, या फिर अगर वो रिहैब के टाइम पे आया, तो उसको मोटिवेट करेगा कि नहीं यार, आपको मैच खेलना है। अगर वो मैच बियॉन्ड लिमिटेशंस है, तो एक बात है कि यार नहीं यार, फिजियोथेरेपिस्ट उसी को बोलेगा कि आप थोड़ा-सा रेस्ट करें, ताकि और फर्दर इंजरीज़ ना हो, या इस तरह से साइकोलॉजिकल अगर ब्रेकडाउन है, तो उसकी प्रॉब्लम्स को उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन करें, असिस्ट करें, और उसको सही आउटकम की तरफ लेके जाएँ। सर, बचपन से ही देखा गया है कि जब भी बच्चे बड़े होते हैं, स्पेशली लड़के,
तो उनको कहा जाता है कि बड़े हो तब जिम जाना, 18 साल के होंगे उसके बाद जिम जाना। जिम जाने की एक राइट एज क्या होती है? सी अगेन मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस के अंदर कभी भी जिम को जो है वो प्रमोट नहीं करता हूँ या जिम के लिए किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं उसके बजाय हर खिलाड़ी को यही बोलता हूँ कि आप जो है वो रनिंग के ऊपर जाएँ, आप जो है वो कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज़ेज़ सेल्फ करें, क्योंकि वो ज़्यादा आपके एक्टिवेशन लेवल को जो है वो बढ़ाती है और स्लिंग मैकेनिज़्म पे काम करती है। ऐसा नहीं होता है कि आज मेरा लोअर है, तो मैं सिर्फ़ आज लोअर करूँगा या मेरा आज अपर है, तो मैं सिर्फ़ अब अपर करूँगा। बॉडी की जो बनावट है, जो फेशियल स्ट्रक्चर्स हैं, वो ऑब्लिक स्लिंग पैटर्न्स में होते हैं या फिर बैक सुपरफिशियल लाइन्स होती है या फिर पोस्टीरियर सुपरफिशियल लाइन्स होती हैं। तो इन लाइन्स के अकॉर्डिंग ही अगर मूवमेंट होता है थ्रू आउट द काइनेटिक चेन, तो हमारा परफॉर्मेंस एनहांसमेंट होगा रादर देन कि अगर हम उसको सेगमेंटली काम करें, कि आज मेरा बाइसेप है, तो वो बाइसेप का अटैचमेंट जो है वो हो सकता है आपकी लेफ्ट वाली काफ से हो, राइट वाले बाइसेप का अटैचमेंट, या फिर हो सकता है कि आपका इंटीरियर जो है वो रेक्टस एब्डोमिनिस से कोई ऑब्लिक स्लिंग का कोई कनेक्शन हो। देयर आर सो मेनी कनेक्शंस। सो यू हैव टू ट्रेन द मसल वाइसली इन ऑर्डर टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ इंजुरी। बट जिम में हमारी प्रैक्टिसेस यूजुअली क्या होती है कि एक सेगमेंट वाइज हम काम करते हैं और वो सेगमेंट जो है, फॉर एग्जांपल आज मैंने लोअर लगाया, आज मेरा मूड बहुत अच्छा था, तो मैंने आज 500 लगा दी और कल मेरा अपर है तो मेरा मूड बिगड़ गया तो आज मैं 30 ही लगाया। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटकम है, ये पावर जनरेशन है, वो कहीं न कहीं बॉडी के जो स्केलेटल है वहाँ पर सिस्टम में जो है वो काफ़ी एब्नॉर्मलिटीज़ क्रिएट करती हैं और इसलिए जो है वो मेरा एक रिक्वेस्ट है सभी से कि आप जो है वो रनिंग की तरफ जाएँ, आप ऑब्लिक चेन प्रिंसिपल्स पर काम करके एक्सरसाइज़ेज़ पैटर्न जो है वो फॉलो करें। और जो कैलिस्थेनिक्स है, जो यूजुअली आज से नहीं सालों से जो है वो यूज़ में आ रही है, आप इस तरह की एक्सरसाइज़ेज़ को ज़्यादा करें ताकि आपके इंजुरीज़ के चांसेस जो है वो जो है वो कम होते रहें। सर एक इंजरी बताइए जिसे एथलीट्स इग्नोर करते हैं, लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है और वो बाद में जाके बड़ी बन जाती है। सी अगेन ऐसी तो कोई इंजुरी नहीं है जो खिलाड़ी इग्नोर करें, क्योंकि सारी इंजुरीज़ रिलेटेड विद द पेन, है हुँ। ना? स्वेलिंग फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं छोटा-सा एक एंकल स्प्रेन की बात कर दूँ कि अनइवन सरफेस में मेरा एंकल स्प्रेन हो गया, कल मेरा मैच है और आज मैं जो है वो टीम के साथ कहीं ट्रैवल कर रहा था और अनइवन जो है वो सरफेस के कारण हो गया। अब वो एक छोटी-सी इंजुरी जो है वो आपको काफ़ी तरह से जो है वो परेशान करती है। तो अगेन देयर इज़ नथिंग लाइक कि जो है एक पर्टिकुलर इंजुरी जो अवॉइड होती है, अब जैसे ग्रॉइन इंजुरी है, किसी खिलाड़ी को एजिलिटी करते वक़्त जो है वो सडन डायरेक्शनल चेंज करते वक़्त जो है वो ग्रॉइन जो है वो स्ट्रेच हो गया। तो उस टाइम पर खिलाड़ी इग्नोर नहीं कर सकता, उसको तो ऑब्वियसली चलते ही नहीं बनेगा। हुँ। उसका हिप जॉइंट जो है वो स्टांस ही पूरा नहीं हो पाएगा, हील स्ट्राइक ही नहीं हो पाता है। तो ऐसे टाइम पर हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। या मस्कुलर पेन्स जो है यूजुअली खिलाड़ी जो है वो इग्नोर करता है, लेकिन वो भी आजकल जो है वो इतनी स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी की अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है कि वो अपना जो है तुरंत रिज़ॉल्यूशन भी करा लेता है। तो सर एक एमेच्योर खिलाड़ी को एलीट खिलाड़ी कैसे बनता है वो? सी एक एमेचर खिलाड़ी एक एलिट खिलाड़ी को बनने के लिए जो है वो बहुत मेहनत और बहुत ही सुपरविज़न की जो है वो ज़रूरत होती है और होनी चाहिए। क्योंकि एक एमेचर खिलाड़ी जो है वो सोशो इकोनॉमिकली पूरी तरह से डेवलप नहीं है। उसके भाई ने बोला कि खेलना है या फिर उसके टीम आस-पास के लोगों ने बोला कि वो नेशनल जाना है, तो उसने एक स्पोर्टिंग एज उसकी 6 महीने रही मान लीजिए, या स्पोर्टिंग एज जो है उसकी 2 महीने रही, 2 महीने ही पहले ही आया था, उसने अभी हमारा क्लब जॉइन किया है। और उसके बाद जो है वो एक्टिविटी करने लगा। तो चांसेस ऑफ इंजुरी जैसे हमने डिस्कस किया अभी कि बढ़ती है। लेकिन अगर वो ऐसे किसी क्लब्स के साथ जुड़ता है, ऐसे किसी स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट के कॉन्टैक्ट में आता है, जो उसको सही डायरेक्शन दे रहा है कि यार ये मत कर, ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, या ये मत कर यार इससे तुझे इंजुरी आ सकती है, या ये टेपिंग पहन के खेल, या ये ब्रेसेस पहन के जो है वो तू खेल सकता है। सो वो हमारे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा किसी भी एमेचर के लिए गाइडेंस होता है। जिसके कारण वो एक एलीट खिलाड़ी जो है वो बन सकता है। क्योंकि एक एलीट खिलाड़ी जो है वो बनने के लिए ऑलमोस्ट उसकी स्पोर्टिंग एज जो है वो 6 महीने से ज़्यादा, अगर वो ऑन फील्ड जो है वो अगर प्रैक्टिस कर रहा है, तो इस तरह से जो है वो काफ़ी जो है वो मेहनत लगती है। और अगेन जब वो आदमी धीरे-धीरे परफ़ॉर्म करता है, कोई भी खिलाड़ी एमेचर से उसने स्टेट में उसने मेडल लिया, फिर नेशनल्स तक गया, फिर उसके बाद फिर इंटरनेशनल की अपॉर्च्युनिटीज़ बनी, तो ऑटोमैटिकली वो उस खेल में उसके मसल एडाप्टेशंस इतने हो जाते हैं हुँ, हुँ। कि वो उस प्रोसेस में ढल जाता है।
और इसलिए वो एमेचर से एलीट बन जाता है। सर, जैसे अगर एक सिचुएशन ले कि एक प्लेयर आपके पास आया, नेशनल्स का प्लेयर, उसको एक इंजरी हो गई है और डॉक्टर्स ने एमआरआई करके कहा है कि आप नहीं खेल पाएँगे, वरना इंजरी बढ़ जाएगी, आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। अगर ऐसा पेशेंट आपके पास आया तो एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट आप क्या करते हैं, अगर वो प्लेयर खेलना चाहता हो तो? ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है हम लोगों के लिए जब कोई भी फॉर एग्जांपल हमारे साथ जो है बहुत सारे फुटबॉल खिलाड़ी आते हैं, जो नी इंजरीज़ लेके आते हैं और वो एक्यूट इंजरीज़ जो है वो इतनी डेडली होती है कि उसमें स्वेलिंग हमें मिलती है, जॉइंट रेंज ऑफ मोशन जो है वो काफ़ी कम दिखता है। तो ऐसे टाइम पर हम तो कंज़र्वेटिव मैनेजमेंट की तरफ तो पहले जाते हैं, लेकिन अगर उसने एमआरआई करा ली है, फॉर एग्जांपल और एमआरआई में आ गया है कि उसका एसीएल टियर हुआ है, तो अगेन बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो सर्जरी की तरफ जाते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो सर्जरी की तरफ नहीं जाते हैं। बट बीइंग अ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हमारा ये इंटेंट रहता है उस दौरान कि सबसे पहले तो अगर हमें एमआरआई की फाइंडिंग्स अगर हम ये देखते हैं कि कितने ग्रेड का टियर है और जॉइंट स्टेबिलिटी कितनी मिल रही है और अगर हमें ये दोनों चीज़ें पता है कि ग्रेड 2 टियर है या माइल्ड टियर है या फिर जॉइंट स्टेबिलिटी अच्छी है, एसएलआर या हम जॉइंट को एक पर्टिकुलर पोजीशन में लाके होल्ड करके हम देखते हैं, तो उसके बाद हम जो है अपना आगे का जो है प्रोटोकॉल डिज़ाइन करते हैं कि किस तरह से जो है वो हम इनिशियल कंज़र्वेटिव मैनेजमेंट फेज़ 1 में किस तरह से इसको अप्रोच करें, कब हम जो है वो लोडिंग एक्सरसाइज़ेज़, कब बैलेंस एंड प्रोप्रियोसेप्शन लेके आएँ, किस तरह से हम सर्किट जो है वो डिज़ाइन करें एरोबिकली कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस के सर्किट हम किस तरह से डिज़ाइन करें या बैलेंस प्रोप्रियोसेप्शन के या एजिलिटी के हम सर्किट्स किस तरह से जो है वो जनरेट करें एंड फाइनली द रिटर्न टू स्पोर्ट्स स्ट्रैटेजीज़ जो है वो किस तरह से होनी चाहिए उस खिलाड़ी की, इन सभी पे हम जो है वो एक प्रोटोकॉल डिज़ाइन करते हैं। हुँ। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें फर्स्ट फेज़ में जो है वो सक्सेस मिलती है, उसका पेन रिड्यूस होता है, उसको मसल सेटिंग एक्सरसाइज़ेज़ या फिर आइसोमेट्रिकली एक्सरसाइज़ेज़ जो हम कराते हैं, उसके बाद अगर हमारा फर्स्ट फेज़ निकल जाता है, देन हम उसको लैंड करते हैं सेकंड फेज़ की तरफ, जहाँ पर हम थोड़े से एडवांस मूवमेंट की तरफ जो है हम जाते हैं, स्पेशली द वेट बेयरिंग हैबिट्स की तरफ जाते हैं, रीचिंग एक्टिविटीज़ की तरफ जाते हैं। और ऐसे करते-करते अगर हम लेवल 3 या हमारे लास्ट मोमेंट रिटर्न टू स्पोर्ट्स के पहले तक अगर हम पहुँच जाते हैं, तो एक हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यार हाँ, और एथलीट को भी एक फीडबैक मिलता है कि यार मैं बिना कोई सर्जरी के जो है वो सिर्फ़ कंज़र्वेटिव मैनेजमेंट लेके जो है वो ठीक होता हूँ और ऐसे बहुत सारे केसेज़ जो है हम डेली जो है आज जो है वो देखते आए हैं आज तक और इसमें हमें काफ़ी जो है वो सक्सेस मिलती है। लेकिन एट द सेम टाइम जो पेशेंस है खिलाड़ी का वो रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एकदम से जो है वो सफलताएँ नहीं मिलती हैं। नहीं तो अगेन अगर वो पोस्ट ऑप करा के आता है, उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा फ़ियर ऑफ फॉल या बैलेंस प्रोप्रियोसेप्शन डिस्टर्ब रहता है, तो वहाँ से भी जर्नी जो है वो खिलाड़ी की बहुत अलग होती है। बट ऐसे बहुत सारे ट्रेंडिंग प्रोटोकॉल्स हमने जो है वो बनाए हुए हैं, जो हम एक्यूट इंजरीज़ या एमआरआई ऐसी फाइंडिंग जो सर्जरी के लिए लेके जाती है, उनको हम यूजुअली प्रिवेंट कर रहे हैं। सर, रिटर्न टू प्ले स्पोर्ट्स में कैसे करते हैं आफ्टर जो इंजरी होती है एक उसके बाद? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कंपोनेंट है खिलाड़ी को वापस से गेम में ले जाने का। तो इसमें जब तक उसके प्राइमरी फ़ेज़, सेकेंडरी फ़ेज़ और टर्शियरी फ़ेज़ में सारे सिम्पटम्स वो ख़त्म नहीं हो जाते या फिर सारे जो गाइडलाइन है, चाहे वो स्ट्रेंथ की गाइडलाइन हो, चाहे वो फ्लेक्सिबिलिटी की हो, चाहे वो प्रोप्रियोसेप्शन या काइनेस्थेटिक अवेयरनेस की गाइडलाइन हो, अगर वो सारी क्लियर कर लेता है, उसके बाद ही हम जो है वो रिटर्न टू प्ले जो है उसके लिए हम उसको ग्रीन फ्लैग देते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि अगर जॉइंट रेंज जो है वो पूरी है या पेन नहीं है या फिर किसी भी तरह के जो है वो सिम्पटम प्रेज़ेंट नहीं है। एट द सेम टाइम उसकी मसल्स जो है वो एक ऑप्टिमल लेवल पे काम कर रही है और खिलाड़ी के द्वारा जो है वो 3 से 4 प्रैक्टिस मैचेज़ जो है वो किसी भी सिम्पटम के जो है वो प्रेज़ेंट नहीं रहने के कारण जो है वो अगर खेल रहा है, मतलब उसको कोई सिम्पटम नहीं है और वो अगर वो खेल पा रहा है पूरे मैचेज़, प्रैक्टिस मैचेज़, तो ये हमारे लिए एक प्रॉपर एक गाइडलाइन तैयार होती है कि हाँ, अभी हम जो है इस खिलाड़ी को जो है वो आगे जो है स्पोर्ट्स में उसके कंटिन्यू कर सकते हैं। A very big thank you to you, Dr. Neeraj sir, a sports physiotherapist. Thank you so much for reminding us that recovery is a process, not a pause.